कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद उनका बेटा साइकिल को रोड के ऊपर लेकर निकल जाता है, लेकिन रोड के ऊपर वो साइकिल को इतने अच्छे से नहीं चला पाता क्योंकि काफी सारे हर्डल्स उसको देखने को मिलते हैं, काफी सारा ट्रैफिक का सामना उसको करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑथर कहते हैं कि मुझे हमेशा मेरे फादर कहा करते थे कि हमें एक बार में ही दुनिया की सबसे ऊंची सबसे शानदार दीवार नहीं बनानी, बल्कि हमें एक ईंट लगानी है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें आपको अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का सामना करते हुए सबसे आगे निकलना है। लेकिन इससे पहले जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, वो एक बिल्कुल माइंड मैराथन जैसा है जो कि सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर। मतलब आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आप सिचुएशन को किस एंगल से देखते हो, आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हो, और जो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के माइंड के ऊपर प्रेशर आता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई मैराथन दौड़ रहे हो और दौड़ते टाइम जब आपकी सांसें फूलने लग जाती है, उस टाइम पर आपका फोकस आपके आसपास के कंपटीशन के ऊपर नहीं होता। आप नहीं देखते कि कौन किस तरीके से भाग रहा है, कौन किस तरफ भाग रहा है, आपसे आगे कौन निकल रहा है। उस टाइम पर आपका फोकस आपके ऊपर रहता है, आप खुद के लिए ही कंपटीशन होते हो। तो सेम सिचुएशन यहां पर है, वो एक फिजिकल मैराथन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना अपने आप में एक मेंटल मैराथन है। तो आज के बाद अगर कभी भी माइंड के अंदर ये आए कि यार एग्जाम का लेवल बहुत हाई है, इस एग्जाम को मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, या फिर वैकेंसीज कम है, यहां पर मेरा सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है, या फिर किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देखकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या फिर बहुत ही हैवी कंपटीशन को देखकर माइंड के अंदर ये आ रहा है कि यार कंपटीशन बहुत है, अब मैं क्या करूं, मेरी तो तैयारी भी नहीं है, एग्जाम सर के ऊपर आ चुका है। तो हमेशा याद रखिएगा, तैयारी करते टाइम आपका कंपटीशन आप खुद हो, आपको खुद से बेटर करना है। जब माइंड में ये क्लियर हो जाए ना कि मुझे खुद से बेटर करना है, तो आसपास का कंपटीशन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपका 100% फोकस प्रिपरेशन के ऊपर बनने वाला है। डेली देखिए खुद से बेहतर आप कैसे कर सकते हो। आज जो आपका लेवल है, कल आपको उससे बेहतर करना है, नेक्स्ट डे आपको उससे भी बेहतर करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते चले गए तो डेफिनेटली यार आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में कर पाओगे और बहुत ही जल्दी आप अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स कवर कराने वाला हूं जो कि एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये भी मैं यार दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को समझ जाते हो तो यार गारंटीडली आपको फोड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आने वाले टाइम में बड़े बड़े लेवल के एग्जाम को आप चुटकियों में क्रैक कर पाओगे। तो चलिए फटाफट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, डेली प्लानिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई एग्जाम आता है, पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हाँ इस एग्जाम के लिए मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, डेली मैं इतने घंटा पढ़ूंगा, इस बुक से मैं प्रिपरेशन करूंगा, इस टीचर का मैं लेक्चर दूंगा। लेकिन आते आते सब कुछ भूल जाते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब टाल मटोल करने लग जाते हैं, कभी पढ़ने को मन नहीं करता कि यार आज नहीं कल कर लूंगा। यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते और जिसका रिजल्ट निकल के आता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जीक्यूशन वीक है। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आपको डेली प्लानिंग करनी चाहिए, डेली अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करने चाहिए। डेली रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। आपको अपने लिए टारगेट सेट करनी चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है, मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ के खत्म करना है, कौन कौन से काम है, इनके प्रॉपर लिस्ट बना लेनी चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। और फिर नेक्स्ट डे आप उन टारगेट्स को, उन गोल को अचीव करने में लगा दो। लाइफ आपकी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपके जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही जब आप नेक्स्ट डे उन टारगेट्स को वन बाय वन अचीव करते हुए चलोगे तो आप ज्यादा इफिशिएंसी के साथ काम कर पाओगे और काम करने में आपका इंटरेस्ट भी होगा, मोटिवेशन के साथ आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाओगे। और इससे जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन वाली प्रॉब्लम है कि आज नहीं कल कर लूंगा, आज मन नहीं है कल पढ़ लूंगा, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका गोल रहेगा उन सभी शॉर्ट टारगेट्स को अचीव करने का। पॉइंट नंबर सेकंड है रियलिस्टिक प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, एक बार एक ऑथर अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहे होते हैं। डेली उसको खुले ग्राउंड के अंदर साइकिल की प्रैक्टिस कराते थे। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद उनका बेटा साइकिल को रोड के ऊपर लेकर निकल
निकल जाता है, लेकिन रोड के ऊपर वो साइकिल को इतने अच्छे से नहीं चला पाता क्योंकि काफी सारे हर्डल्स उसको देखने को मिलते हैं, काफी सारा ट्रैफिक का सामना उसको करना पड़ता है। आके फिर वो अपने डैड से बोलता है, उसके डैड फिर उसको ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं कुछ दिन तक, फिर नेक्स्ट डे वो रोड के ऊपर साइकिल लेकर निकलता है और फिर उसको उसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हर्डल्स ट्रैफिक में वो साइकिल नहीं चला पाता। तो बेटा अपने डैड से पूछता है कि मैं डेली ग्राउंड के अंदर साइकिल को बहुत ही अच्छे से चला पाता हूं, लेकिन सड़क के ऊपर मैं साइकिल क्यों नहीं चला पा रहा। तो ऑथर का जवाब अपने बेटे के लिए यही रहता है कि ग्राउंड की हर एक सिचुएशन के ऊपर ऑलरेडी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन जो सिचुएशन तुम्हें रोड के ऊपर देखने को मिलती है, जिन हर्डल्स का सामना तुम्हें रोड के ऊपर करना पड़ता है, उनके ऊपर तो तुमने प्रैक्टिस की ही नहीं, तो कैसे तुम रोड के ऊपर अच्छे से साइकिल चला पाओगे। अगर तुम्हें रोड के ऊपर अच्छे से साइकिल चलाना है तो तुम्हें रियलिस्टिक सिचुएशंस, रियलिस्टिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि रोड के ऊपर ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑथर ने अपने बेटों को 2-3 दिन तक रोड के ऊपर प्रैक्टिस कराई और उसके बाद उसका बेटा खुद ब खुद रोड के ऊपर अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से साइकिल चलाना सीख गया। तो यही तो हमारा पॉइंट है, रियलिस्टिक प्रैक्टिस। यानी कि फ्रेंड, जिस सिचुएशन का सामना फाइनली आपको करना है, जो सिचुएशन एग्जाम में आपके सामने बनती है, आपको उसी रियलिस्टिक सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ पाओगे। और इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन यही है कि डेली आप खुद ब खुद मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करिए। चाहे आपको डेली 10 से 11 मोबाइल के अंदर टाइमर सेट करना पड़ जाए, उसी सिचुएशन के अंदर खुद को डाल लीजिए, जो एग्जाम हॉल के अंदर इन्वायरमेंट बनता है उसी को क्रिएट कर लीजिए और उसी रियलिस्टिक सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिस करिए, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि जब तक आप रियलिस्टिक सिचुएशन का एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आपको अपनी कमियों का भी नहीं पता चलता। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि रियलिस्टिक सिचुएशंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, इससे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा और टाइम रहते आप अपनी सारी कमियां निकाल सकते हो, उन कमियों के ऊपर काम कर सकते हो, एक एक कमियों को पकड़ के सुधार सकते हो। फिर देखते हैं आपको कौन रोकता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की शिकायत यही रहती है कि भैया डेली में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा निकल के नहीं आता। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फोकस। आप डेली 6-6, 8-8 घंटा तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप 100% फोकस नहीं दे पा रहे हो प्रिपरेशन को, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि अगर आप डेली पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ 3 घंटा भी प्रिपरेशन को देते हो, वो भी काफी होता है। बस जरूरी है कि आपका फोकस 100% प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में फोकस लाना चाहते हो, सबसे पहले तो अपने पढ़ने का तरीका और जगह बदलिए। यार कोई शांत अलग कोना पकड़ लीजिए जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो और आपके आसपास डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपके पास मोबाइल फोन होता है। जब आप पढ़ रहे होते हो, मोबाइल फोन को साइलेंट करके, स्विच ऑफ करके रख दीजिए या फिर दूसरे कमरे में रख दीजिए, ताकि बार बार नोटिफिकेशन बीप होकर आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और जब भी आप पढ़ने बैठे, प्रॉपर वॉशरूम वगैरह जाके अच्छे से फ्रेश होके बैठे, एक पानी की बोतल अपने पास रख लीजिए, हाथ में घड़ी होनी चाहिए और अपने आसपास वालों को बोल दीजिए कि 2 घंटा मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई करने का फर्स्ट रूल यही होता है कि आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फुल फोकस आपका पढ़ाई के ऊपर बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके आसपास की चीजें भी पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि आपको पूरा प्रिपरेशन करने वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके बैठना है, जो कि आपको हमेशा पुश करता रहेगा पढ़ाई करने के लिए, फोकस बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप घर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइब्रेरी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फोकस के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पूरा फोकस आपका पढ़ाई के ऊपर रहना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। वरना आप डेली 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते रहिए, सब यूजलेस है, बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रिवीजन। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा है प्रिपरेशन करते जाते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले मैं पूरे सिलेबस को रिवीजन कर लूंगा। नहीं फ्रेंड्स, आपका रिवीजन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एग्जाम में मार्क्स भी आपके उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मेरे हिसाब से तो आपको वीकली या फिर मंथली रिवीजन सेशन रखने चाहिए। आप पढ़ते जा रहे हो, पूरे हफ्ते का आपको एक दिन में रिवीजन भी करना चाहिए और मंथली भी आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज आल्सो द की ऑफ सक्सेस इन एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। इस पॉइंट का एक और दूसरा नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि काम करता है फियर ऑफ फेलियर के ऊपर। फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है किसी एग्जाम के लेवल को देख के पहले ही पीछे हट जाते हैं कि यार ये एग्जाम हमारे बस का नहीं है, इस एग्जाम का लेवल काफी हाई है, काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम तो छोटे एग्जाम के लिए ही बने हैं।
काफी सारे लोग जब वैकेंसी आती है देखते हैं कि यार वैकेंसी बहुत कम है, हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, हम तो किसी और दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज होंगी। काफी सारे लोग एग्जाम के नजदीक आते ही ये सोचने लग जाते हैं कि यार हमारी तो तैयारी ही अच्छे से नहीं हुई है, हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी चीजें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट का मोरल डाउन करते हैं, ये आपका सिलेक्शन होने से रोकते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग आपको बर्बाद करके रख देती है। तो फ्रेंड्स यही हमारा पॉइंट है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, मुझे अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं इतनी मेहनत करूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, 6 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ूंगा, डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन इस एग्जाम को मैं क्रैक करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना सॉलिड कॉन्फिडेंस अगर है तो आपको किसी भी लेवल के एग्जाम को क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमेशा फ्रेंड्स पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप कर सकते हो। अगर फिर भी माइंड के अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो एक बार जो आप कर रहे हो उसके बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचिए, जो आपने गोल बना रखा है उसको अचीव करने के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सिलेक्शन होने के बाद आपके हाथ में ऑब्वियसली एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, आपके पेरेंट्स का ड्रीम पूरा होगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर पाओगे, सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान होने वाली है, आपकी एक अलग ही रेपुटेशन होगी, जो आपके आने वाले ड्रीम्स है, गोल्स है, उन सभी को आप अचीव कर पाओगे। जो आपकी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी आप उसको सुधार पाओगे। अगर आप डेली आधा घंटा भी अपने गोल के बेस्ट के सिनेरियो के बारे में सोचते हो तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेगा, ये आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिएगा। जिस दिन भी आपने थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उसी दिन समझिए कि आप फेल हो गए, ठीक है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। काफी सारे लोग होते हैं कुएं के मेंढक बने रहते हैं, सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हुए भी सीएचएसएल के लिए तैयारी करते रहते हैं कि भाई सीजीएल हमारी बस की बात नहीं है, हम इसके एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही टफ एग्जाम होता है, बहुत ही कॉम्पिटिशन होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना, कुछ भी टफ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑथर कहते हैं कि मुझे हमेशा मेरे फादर कहा करते थे कि हमें एक बार में ही दुनिया की सबसे ऊंची सबसे शानदार दीवार नहीं बनानी, बल्कि हमें एक ईंट लगानी है और वो ईंट हमें दुनिया के सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट तरीके से लगाने की कोशिश करनी है। और फिर हर 10 मिनट में हम एक ईंट लगाएंगे, हर घंटे हम ईंट लगाते रहेंगे, डेली हम ईंट लगाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली दीवार बन के तैयार हो जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सबसे शानदार दीवार बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये देख के परेशान नहीं होना है कि मुझे एक बार में ही इतने बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है, इसके लिए तैयारी कैसे होगी, इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत टफ है, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको फोकस करना है उस एग्जाम की तैयारी करने के फर्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, कि कैसे आप दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से उस स्टेप को कवर कर सकते हो। उस टॉपिक को आपको दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से क्लियर करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको क्लियर करना है। और उसके बाद आप हर 10 मिनट, हर घंटे, हर रोज एकदम परफेक्ट तरीके से वन बाय वन एक एक स्टेप को कवर करते हुए चले जाओगे, यानी कि एक एक टॉपिक को एकदम बेहतर तरीके से कवर करते चले जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरे सिलेबस को दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से क्लियर कर चुके होंगे, एक भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। तो वो जो बड़े लेवल के एग्जाम है ना, जो आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉय योर वर्क। फ्रेंड, जहां तक मैं जानता हूं आज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कुछ लोग बोर हो रहे हैं, कुछ लोग बस ये वेट कर रहे हैं कि कब पढ़ाई से पीछा छूटे, इसी वजह से पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता, इसी वजह से पढ़ाई को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दो। जब आप डेली पढ़ने बैठते हो ये सोच के मत बैठो कि यार 2 घंटा पढ़ना है, क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा, 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। ये सोच के बैठिए कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ वैल्यू एडिशन होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई जमीन होती है, लैंड होता है या फिर प्लॉट होता है, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है कि फिलहाल ये खाली प्लॉट 10 लाख का है, 12 लाख का है, 14 लाख का है। उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर यानी कि एक मकान बन जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू अब 20 लाख 22 लाख हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बन जाता है, उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, 25 लाख 30 लाख हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बन जाता है, उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक का हो जाता है। तो यही सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है। जब आप डेली पढ़ने बैठो ये सोचिए कि आज कुछ मैं अलग सीख लूंगा, जो फिलहाल मेरा लेवल है
इस 2 घंटे की पढ़ाई के बाद लेवल यहां जाएगा, क्योंकि कुछ वैल्यू एडिशन हो चुकी होगी और आपकी भी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। वैल्यू कैसे बढ़ेगी? मान के चलिए फिलहाल आप एग्जाम में 100 में से 50 स्कोर कर रहे हो और जब आप कुछ नया सीख लोगे, कोई नई वैल्यू एडिशन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप 100 में से 60 स्कोर कर रहे होंगे। तो ये आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है। तो डेली यार रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के मत पढ़िए कि यार पढ़ना ही है, क्या करे, पढ़ाई बिना काम भी तो नहीं चलेगा, सिलेक्शन तभी तो होगा। ये सोच के पढ़िए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीजें करिए, कुछ ऐसा करिए ताकि जो आपकी पढ़ाई है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाए। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था रियलिस्टिक प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, जहां पर आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, आप डेली खुद को टेस्ट कर पाओगे। आपके सामने एक चैलेंज होगा, डेली आप एक्साइटेड रहोगे कि कल मैंने 100 में से 50 स्कोर किया था, आज मैं कोशिश करूंगा 100 में से कम 60 स्कोर करना। तो जब आपके सामने कुछ चैलेंजेस होंगे तो थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट भी आएगा, चीजें इंटरेस्टेड भी बनेगी। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, है ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमेशा कुछ ना कुछ बकवासी सोचते रहते हो। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। फ्रेंड, जो ओवर थिंकिंग है ना, जो आप नेगेटिव सोचते रहते हो, ये आपकी माइंड की एनर्जी को वेस्ट करता है, जिसके बाद दोबारा से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचते रहेंगे, इस एग्जाम को मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं ये सोचते रहेंगे, यार सिलेबस तो बहुत है और टाइम बहुत कम बच गया, मैं तो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। यार वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसा है, वो डेली 4 घंटे पढ़ता है, मैं डेली 8 घंटे पढ़ता हूं, फिर वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाता है। यानी कि अपने से इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देखकर इनसिक्योरिटी फील होती है। पीछे पलट के टाइम को देखते हो कि यार मेरी एज इतनी हो गई, इतना टाइम निकल गया, अभी तक कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आगे क्या होगा, आगे तो बहुत ही कम टाइम बचा है। ये सब कुछ माइंड के चलते रहता है, जो कि स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा मोरल डाउन करता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवर थिंकिंग है इससे बचे, इसका बेस्ट सॉल्यूशन मेडिटेशन भी है। अगर आप डेली 20 मिनट मेडिटेशन को दे रहे हो तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल सकते हो। आपका ज्यादा फोकस प्रिपरेशन के ऊपर बनने लग जाएगा, आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन वो भी है जो कि अभी आपको बताया था, आपके गोल के बेस्ट के सिनेरियो के बारे में सोचिए, यानी कि आपका गोल अचीव होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, डेली 20 to 30 मिनट उनके बारे में सोचिए। तो ये आपको पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में आपकी हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, और जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है ये भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर इग्नोर स्पेकुलेशन, मतलब जो आपके सामने अटकलें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डाउट्स आते हैं, उनको कभी भी इग्नोर मत करिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके सामने कोई डाउट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार यही कौन सा मेरे एग्जाम में आएगा, या फिर उस डाउट को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि जब मैं रिवीजन करूंगा, जब इसको क्लियर कर लूंगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कोई स्पेकुलेशन आपके सामने आ रही है, कोई अटकल आपके सामने आ रही है, कोई डाउट बन रहा है, उसको इमीडिएटली क्लियर करते हुए आगे चलिए। ये जो क्वालिटी है, डाउट को इमीडिएटली क्लियर करते हुए चलना, ये अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, और ये एक टॉपर की क्वालिटी भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रन फास्ट, रेस्ट प्रॉपर्ली। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जल्दी मची रहती है, फॉर्म अप्लाई करते ही सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग जाती है, डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और काफी सारे लोग तो खुद गलती कर देते हैं, फॉर्म आने का वेट करते रहते हैं, और जब फॉर्म निकल जाते हैं फिर टाइम कम बच जाता है, फिर पूरे सिलेबस को बहुत ही तेजी से कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, स्लो चलिए, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और एक साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए, यानी कि 15 मिनट पढ़े, 10 मिनट का गैप, 15 मिनट पढ़े, 10 मिनट का गैप। जब आप ऐसे 2-2.5 घंटा पढ़ लो, फिर बीच में 2-2.5 घंटे का एक लॉन्ग ब्रेक दो, फिर 15 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का गैप। इस तरीके से शांति से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को भी टाइम देना होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को एक्सेस प्रोसेस करने के लिए। तो स्लो चलिए, स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलिए। फास्ट चलोगे तो जल्दी ही गिर पड़ोगे। और आपने देखा होगा, टॉपर्स की यही क्वालिटी होती है, जो यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट 2-2 साल की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर 2024 में आईएएस का एग्जाम देना है तो अभी
अभी से तैयारी कर रहे होंगे, वो नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करते, पहले से ही तैयारी कर दे। तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी होना चाहिए, आराम से ब्रेक ले लेके स्लो पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कंपीट योरसेल्फ टू अदर्स। वैसे इसके बारे में प्रीवियस पॉइंट में थोड़ा सा आपको बता चुका हूं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, खुद को दूसरों के साथ कंपीट करने लग जाते हैं कि यार वो डेली 4 घंटे पढ़ता है, मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी वो एग्जाम में काफी अच्छा कर लेता है और मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है, मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं? यार वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मुझे भी इसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। या फिर यार वो तो 2 ही घंटे पढ़ता है, मैं भी 2 ही घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे में क्यों पढ़ो? वो मैथमेटिक्स को ज्यादा टाइम देता है तो मैं भी मैथमेटिक्स को ज्यादा पढ़ूंगा। वो कोचिंग जा रहा है, मैं भी कोचिंग करूंगा। वो उस टीचर से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, मैं भी उसी टीचर से ऑनलाइन क्लास लूंगा। उसने वो कोर्स परचेज कर लिया, मैं भी वही कोर्स परचेज करूंगा। तो यार दूसरों के साथ खुद को कंपीट करने लग जाते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। ये आपका मोरल डाउन करता है, इससे आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेशन आती है, माइंड में एंजाइटी होती है। तो यार खुद को दूसरे के साथ कंपीट मत करिए, क्योंकि वो किसी और सिचुएशन में, आप किसी और सिचुएशन में हो। उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कुछ और है। अपने अकॉर्डिंग चलिए। शुरुआत में ही आपको बताया था आप खुद ही आपके लिए कंपटीशन हो, आपको खुद से बेहतर करना है। सोचिए कि आप खुद से बेहतर कैसे कर सकते हो, क्या क्या कमियां हैं जिनको आपको दूर करनी है। कल मैं क्या था, आज मुझे कितना बेहतर बनना है। तो इसके बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए, दूसरों को खुद के साथ कंपीट मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। हमेशा अपनी गलतियों और फेलियर से सीखते हुए चलिए। पास्ट में आपने क्या क्या गलती करी, कौन कौन से एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हुए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनको एनालाइज करिए। उस टाइम पर आपने क्या गलती करी थी जिस वजह से आप उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वहां पर क्या क्या कमियां रही थी, उन सभी कमियों के बारे में सोचिए, उन सभी कमियों के ऊपर काम करिए, उन सभी कमियों को निकालिए, उन सभी कमियों को सुधारिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो अपने फेलियर से सीखना चाहिए, क्योंकि फेलियर जो होता है ना, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर होता है। क्योंकि फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग। इसके बारे में सोचिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेशेंट। फ्रेंड्स ये भी 80% कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो हमेशा इम्पेशेंट रहते हैं। किसी एग्जाम के लिए फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, तैयारी करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, दिमाग में इम्पेशेंट मच जाता है कि यार इसका एग्जाम कब तक होगा, मुझे इसका एग्जाम जल्दी से जल्दी देना है। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना तो शुरू कर चुके हो, लेकिन इम्पेशेंट हो रही है कि यार ये एग्जाम कब निकलेगा, इसकी वैकेंसी कब आएगी, या फिर मेरा सिलेक्शन कब होगा, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, मेरी नौकरी कब लगेगी। सिलेबस को जल्दी खत्म करने की लगी रहती है कि यार जल्दी से जल्दी बस सिलेबस खत्म कर लूं। माइंड में इंपेशेंस रहता है, सिलेबस को अच्छे से खत्म करने का भी वेट नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है इंपेशेंस। तो इसके ऊपर काम करिए, वरना ये आपको आपके गोल के ऊपर ज्यादा दिन तक फोकस नहीं करने देगा। तो वेट करना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। फ्रेंड्स अब तक मैंने आपको जितने पॉइंट समझाए, चाहे वो इंपेशेंट वाला हो, ओवरथिंकिंग वाला हो, कॉन्फिडेंस वाला हो, फोकस वाला हो, या फिर माइंड प्रेशर वाला हो, सभी के ऊपर ये काम करेगा। आपको डेली एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट 20 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। डेली फिजिकल लाइट एक्सरसाइज तो आपको करनी चाहिए, डेली लाइट रनिंग वगैरह तो आपको करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप डेली 30 मिनट लाइट रनिंग भी करते हो तो ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। जो स्टेट होती है डिप्रेशन वाली, उससे आपको बचाए रखता है। तो डेली लाइट एक्सरसाइज वगैरह तो करते रहिए, डेली 20 मिनट मेडिटेशन भी जरूर करिए, ध्यान करिए। और मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए आप YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, वैसे भी आपको पता होगा। फ्रेंड्स ये आपको मेंटली स्टेबल रखेगा, ये आपकी मेंटल स्टेट को अच्छा कर देगा, आपका फोकस बहुत ही अच्छा बनेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आप लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पाओगे। तो एक बेटर ऑप्शन है डेली मेडिटेशन, आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में आपको बता चुका हूं, ये एक माइंड मैराथन है, और इस माइंड मैराथन में अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको बहुत ही तरीके से चलना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको बेहतर काम करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, इस वीडियो में इतना ही पॉइंट्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा और इन सभी पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।